अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कोलिजन कहते हैं ये डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप ध्यान से इसको सुने। देखिए, कोलिजन जो आम तौर पर हमारे दिमाग में आ जाता है, जो हम समझते हैं, जिस तरह से लिटरल मीनिंग ऑफ कोलिजन हमारे पास आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ टकराना। इस चीज को हम लिटरल सेंस में हम इसी को कोलिजन कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम कोलिजन सिर्फ टकराने को नहीं कहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि दो बॉडीज जो है वो एक दूसरे के साथ टकराए तो कोलिजन हो गया, नहीं, बल्कि किसी भी तरीके से यानी दूर से भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे पर, कोई फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकराए, या दो ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकराए या टकराने के बगैर भी, अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स को टकराने से या टकराने के बगैर वो अगर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर उस इंटरेक्शन में उन बॉडीज की वेलोसिटीज चेंज हो जाए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान कोलिजन हो गया है। तो कोलिजन is said to have taken place between two bodies if they interact with each other, and as a result of that interaction there is a change in their velocity, there is a change in the velocities of the bodies in magnitude or in direction or in both. अगर दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं दूर से ही या टकरा रही हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। टकराएं तो भी ये हो सकता है, और ना टकराए तो भी, जरूरी नहीं कि टकराए। मगर इंटरेक्शन जो उन दोनों बॉडीज के दरमियान हो, अगर उस इंटरेक्शन के वजह से उनकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ये दो बॉडीज हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, इनका कोलिजन हो रहा है। यहां पर ये जरूरी है कि जब हम इन दो बॉडीज का कोल्यूजन समझ रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है ऑफ मास m1 और ये दूसरी बॉडी है मास m2। अब ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पर, कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो इंटरनल फोर्स होना चाहिए इन दो के दरमियान, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पर बिल्कुल नेग्लेक्ट रखते हैं, इस केस से बाहर रखते हैं। इस एक्सटर्नल फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं इसमें, यानी बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इन बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन है, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंटरेक्शन हो सकता है। और अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये एक दूसरे के साथ टकराएं या फिर ये दूर से ही इंटरेक्ट करें। मगर चाहे ये टकराए चाहे ना टकराए, चाहे दूर से इंटरेक्ट करे, अगर इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज चेंज हो गई, ये जो इन्फ्लुएंस इन्होंने एक दूसरे पर डाल दिया, अगर उसकी वजह से ये जो इंटरेक्ट इन्होंने किया, अगर उसकी वजह से इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान कोलिजन हो गया है। अगर इंटरेक्शन है लेकिन कोई चेंज इन वेलोसिटीज नहीं है, तो कोई कोलिजन नहीं हुआ है। चाहे फिर वो टकराए न टकराए, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये मतलब है, इस बात से मतलब है कि ये चाहे टकराए या चाहे दूर से ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, अगर उस इंटरेक्शन से या उस टकराने से इनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, तो हम कहेंगे दैट कोल्यूजन हैज टेकन प्लेस between them. So the term collision refers to the interaction between two bodies or particles, due to which the direction and magnitude of velocity of the colliding bodies or particles change. जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो चेंज होना चाहिए इन दो बॉडीज का। और अगर कोई भी इंटरेक्शन इनके दरमियान हो रही हो, एक दूसरे पर, मान लीजिए ये फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हो इंटरनल एक दूसरे के दरमियान, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और अगर उस इंटरेक्शन की वजह से
इनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि भाई ये कोलिजन है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी पहले थी u1 और इसकी वेलोसिटी थी u2, ये बिफोर कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद अब इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 बन गई। अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v2 बन गई। देखिए आप देख रहे हैं कि पहली बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, दूसरी बॉडी की भी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कोलिजन हो गया। अगर इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटीज तो हम कह सकते हैं कोई कोलिजन नहीं हुआ। सो मेयर स्ट्राइकिंग ऑफ बॉडीज इज नॉट कोलिजन। फकत स्ट्राइक करना, एक दूसरे के साथ टकराना ही कोलिजन नहीं है। अहम बात यह है कि वो अगर ना भी टकराए एक दूसरे के साथ, मगर अहम बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इनको इनके दरमियान कुछ इनका कोई कोलिजन हो गया है। अब इस कोलिजन के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। अगर दो बॉडीज के दरमियान कोलिजन हो गया, ठीक है, पहले हम कोलिजन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे टू बॉडीज आर said to collide। मैं पहले इसको रब करूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। द कोलिजन द कोलिजन between two bodies is said to have taken place if the interaction between them results in the change in their velocities। in magnitude and direction। The collision between two bodies is said to have taken place। तब हम कहेंगे कि भाई दो बॉडीज के दरमियान कोलिजन हो गया है, is said to have taken place if the interaction between them results in the change in their velocities in magnitude and direction। अगर उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन हो गई और उस इंट्रैक्शन की वजह से उनकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो गई, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, तो तब हम कहेंगे कि कोलिजन हो गया, ठीक है ना। अब अगर इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के अब दो टाइप्स है, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इसके और भी कुछ टाइप्स निकल आते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन दो पर इन दो को समझेंगे और फिर बाकी इसमें से आगे आ जाएंगे। फिर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें दोनों बॉडीज का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है कोलिजन से पहले और टोटल लीनियर मोमेंटम है कोलिजन के बाद, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जो दो बॉडीज हैं, इस बॉडी का कोई लीनियर मोमेंटम होगा, इसका भी लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो अब इसका लीनियर मोमेंटम, मान लीजिए इसकी मास है m1 और वेलोसिटी है u1, तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या बन गया? m1 u1। इसी तरह से इसका क्या लीनियर मोमेंटम बनेगा? m2 u2 बिफोर कोलिजन। अब कोलिजन के बाद मान लीजिए इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी भी, क्योंकि मोमेंट, ये तो वेलोसिटी तो चेंज होनी है ना, तभी कोलिजन हो गया।
जब इन दोनों ने इंटरेक्ट किया, अब इसका मोमेंटम क्या है, इसकी वेलोसिटी अब v1 है, तो क्या मोमेंटम बन गया, लीनियर मोमेंटम बन गया m1v1, और इसका लीनियर मोमेंटम m2v2। अब बताइए, लीनियर मोमेंटम इसका क्या था बिफोर कोलिजन, m1u1, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई u1 से v1, तो मोमेंटम क्या बन गया, m1v1। कोलिजन से पहले ये मोमेंटम, कोलिजन के बाद ये मोमेंटम। इस बॉडी का भी कोलिजन से पहले मोमेंटम m2u2, और कोलिजन के बाद जो इसका मोमेंटम है वो है m2v2, यानी इसका भी मोमेंटम चेंज हो गया आफ्टर कोलिजन। अब जरा बताइए, अगर कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज का मोमेंटम देखा जाए, वो क्या है, m1u1 प्लस m2u2। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। एंड व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2। तो इस सिचुएशन से, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, पहली बॉडी का लीनियर मोमेंटम, दूसरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, पहली बॉडी का मोमेंटम और दूसरी बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो किसके बराबर है, इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब इसका मोमेंटम चेंज हो गया, उसका भी मोमेंटम चेंज हो गया। देखिए इसका मोमेंटम क्या था, m1u1, अब क्या है कोलिजन के बाद m1v1, इसका पहले क्या था m2u2, कोलिजन के बाद क्या है m2v2, तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसका भी मोमेंटम चेंज हो गया, लेकिन जो दोनों का टोटल था कोलिजन से पहले, वही इन दोनों का टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद। इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। तो ये जो बनता है, ये बनता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, कंजर्व्ड रहा। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, कंजर्व्ड रहा, जो कि हर टाइप ऑफ कोलिजन में होता है, रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। मगर यहाँ पर हम इलास्टिक कोलिजन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं अगर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम एंड आल्सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, यानी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन से पहले वो क्या थी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यहाँ बताइए, वो है 1/2 ऑफ m1u1 स्क्वायर, और दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या थी बिफोर कोलिजन, 1/2 ऑफ m2u2 स्क्वायर। अब कोलिजन के बाद पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 ऑफ m1v1 स्क्वायर, प्लस दूसरी बॉडी की क्या है कोलिजन के बाद, 1/2 ऑफ m2v2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इस इक्वेशन से ये मिला भाई कि एक तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहा बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। दूसरी इक्वेशन से हमें मिला कि दोनों की काइनेटिक एनर्जीज जो है वो कांस्टेंट रही, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रही बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये थी इन दो बॉडीज की, आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ये थी इन दो बॉडीज की, और बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो है बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो दो चीजें हैं, एक when total linear momentum of the bodies before and after the collision remain same, and when total kinetic energies of the bodies before and after collision remain same, then this collision is called elastic collision। तब हम इस collision को क्या कहते हैं, elastic collision। ठीक है ना, अगर दोनों बॉडीज का टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहा, अगर इन दोनों बॉडीज का की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रही, तब कोलिजन इलास्टिक है। मगर यहाँ एक ध्यान से बात सुननी है, इस बात को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अक्सर बदकिस्मती से, और नतीजा ये होता है कि हम कोलिजन का जो हमारा कंसेप्ट होता है वो सारा खराब हो जाता है। हमने कहा टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, हमने ये नहीं कहा इस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहा, इसका तो चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, लेकिन दोनों का जो सम ऑफ मोमेंटम था, टोटल था बिफोर कोलिजन, वही है टोटल आफ्टर कोलिजन। ये देखिए
पहली बॉडी का क्या था बिफोर कोलिजन, m1u1। कोलिजन के बाद तो इसका m1v1 है, तो इसका मोमेंटम तो चेंज हो गया, दूसरी का भी मोमेंटम चेंज हो गया, लेकिन जो दोनों का था ना कोलिजन से पहले, उतना ही दोनों का है कोलिजन के बाद। सो इंडिविजुअल मोमेंटम में चेंज, जो अलग अलग इनका है मोमेंटम वो चेंज हो सकता है, लेकिन इन दोनों का टोटल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। इस चीज को समझना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी भी पहली बॉडी की चेंज हो गई, दूसरी बॉडी की भी चेंज हो गई। ये पहली बॉडी की कोलिजन से पहले क्या थी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 ऑफ m1u1 स्क्वायर। अब इसकी इसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद है 1/2 ऑफ m1v1 स्क्वायर। तो ये तो चेंज हो गई है। दूसरी बॉडी की भी इसी तरह काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, लेकिन जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम था बिफोर कोलिजन, वही है दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, दूसरी बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, और उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है। इंडिविजुअल मोमेंटम, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी फॉर द बॉडीज में चेंज, ऑफ द बॉडीज में चेंज, ऑफ द बॉडीज में चेंज। अलग अलग जो इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाएगा, इसका मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी चेंज, लेकिन टोटल सम of linear momentum before and after the collision remains constant, and then this is elastic collision। तब ये collision क्या है, ये elastic collision है। अब इस collision को हम perfectly elastic collision कह सकते हैं। कब, जब exactly कोई काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट ना हो जाए। ठीक है ना। देखिए जब एक बॉल को हम जमीन से ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं ऊपर से, मतलब यहाँ इस हाइट से हमने छोड़ दिया और ये नीचे गिरी जमीन पर, इसने टप्पा खाकर ये ऊपर आ गई। कोई भी बॉल, और कितना भी हार्ड आप ये ग्राउंड ले लो, एक मार्बल वगैरह सीमेंटेड फ्लोर आप ले लो, जब आप किसी हाइट से एक बॉल को छोड़ देते हो, मान लीजिए एक कॉस्को बॉल को छोड़ देते हो, क्योंकि वो ज्यादा उछलती है, जब आप उसको किसी हाइट से छोड़ते हो, टकराने के बाद क्या वो बॉल वापस उस हाइट तक आ जाती है? अगर आप तीसरे फ्लोर से उसको छोड़ दोगे तो फिर टकराने के बाद वो वापस तीसरे फ्लोर तक आएगी नहीं। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम पहले अर्थ का क्या था, जीरो, या काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। अब बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, टकराने के बाद मान लीजिए इसमें 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, अर्थ की क्या थी, जीरो, तो 10 प्लस जीरो टोटल कितना है, 10। जब इसने अर्थ के साथ कोलाइड किया तो ये वापस आ गई, अर्थ का काइनेटिक एनर्जी अभी भी जीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रही तो बाकी 10 जूल्स वापस आनी चाहिए बॉल में। समझ रहे हैं बात समझ लीजिए। मतलब आपके बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है, इस बॉल की जो आपने अर्थ पर यहाँ छोड़ दी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल्स। ये 10 जूल्स काइनेटिक एनर्जी से टकराई अर्थ के साथ, मगर अर्थ तो रेस्ट में है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। टोटल कितनी हो गई, 10 प्लस 10 जूल्स प्लस जीरो बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद यानी अब ये बॉल इसके साथ टकराई और वापस उछली, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आप जरा बताइए मुझे, जब ये टकरा के वापस उछलेगी तो क्या ये वापस बराबर आ जाती है उसी हाइट तक जिस हाइट से हमने इसको छोड़ा था? नहीं, अर्थ का अभी भी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है आफ्टर कोलिजन, वो जीरो है, और बॉल की काइनेटिक एनर्जी वापस कितनी है, वो 10 जूल नहीं है, वो लेस देन 10 जूल है, मान लीजिए 8 ही जूल्स। तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इक्वल है? नहीं है। ये वाला केस जिसमें आप देख रहे हैं, आमतौर पर जब बॉल्स टकराती हैं, प्लास्टिक बॉल्स, मार्बल बॉल्स, एक बॉल और वो अर्थ पर ऊपर से हाइट से छोड़ दिया जाए, वो अर्थ के साथ टकराएगी, वापस उछलेगी, तो ये सारे केसेस जो भी हम देखते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इक्वल नहीं रहती। आप जानते हैं कि जब हमने किसी बॉल को छोड़ दिया तो जब वो नीचे टकराई वहां पर एक आवाज भी पैदा हो गई, साउंड भी आपको सुनने को मिला, तो वो साउंड जो है वो कहाँ से आ गया, वो तो कोई एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली एनर्जी जो थी टोटल में इन दो चीजों के लिए, तो वो कुछ ना कुछ उसका साउंड में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से वहां पर थोड़ा सा फ्रिक्शन भी हो सकता है, कुछ बाकी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी हो सकती है फ्रिक्शन में। तो लिहाजा हमको जो आम तौर पर केसेस देखने को मिलते हैं वहां पर हम ये नहीं देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती ही नहीं है।
जब बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन टोटल एनर्जी कांस्टेंट ना रही बल्कि लगभग वो बराबर है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जरूर है। मगर जहां तक कि हमारे प्रिंसिपल का सवाल है कि किस प्रिंसिपल के तहत हम किसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं, किन कंडीशंस में हम किसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं, तब हमें ये तब हम कह सकते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है जब हम ये कहेंगे कि भाई जब हम उस कोलिजन में ये देखेंगे क्या कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम और कांस्टेंट, and total kinetic energy before and after the collision remains same or constant. तो हम कहेंगे when there is when the total linear momentum before and after the collision and total kinetic energy before and after the collision of two bodies remain same, then the collision is said to be elastic. लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, जो हमारे पास एक्चुअल प्रैक्टिस में केसेस हमको देखने को मिलते हैं, बॉल्स के टकराने के केसेस हमें मिलते हैं, या कुछ चीज़ों की या अर्थ के साथ किसी चीज़ का अर्थ पर गिर जाना और उसके साथ टकरा के उछलना, ये केसेस जब हमको देखने को मिलते हैं वहाँ हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली बराबर नहीं होती हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, लिहाजा हम उनको केसेस को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं कह सकते। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है एक रेयर इवेंट होता है, ये एक रेयर केस होता है जो कि आमतौर पर एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें देखने को नहीं मिलता। बहरहाल ये इलास्टिक है। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ठीक है, तो अगर हमें पहले इन इलास्टिक कोलिजन अगर हमें बताना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये वाला, यानी यहां भी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मगर यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यानी इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन, इन दिस कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में पहले आपने क्या देखा जरा लिखिए, मैं आपको वो स्टेटमेंट उसका डेफिनेशन लिखवाता हूं। इलास्टिक कोलिजन, the collision between two bodies or two objects is said to be elastic if the total linear momentum before and after the collision remains conserved, and also the kinetic energy, total kinetic energy, and also the total kinetic energy of the bodies before and after the collision remains same. यानी एक तो मोमेंटम कंजर्व हो गया और दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी सेम रही बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। नाउ व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, m1 u1 प्लस शाबाश m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस शाबाश m2 v2, when total linear momentum before and after the collision remains constant or conserved, but the kinetic energy, total kinetic energy before and after the collision does not remain same. That means it is not equal to 1/2 of m1 v1 square plus 1/2 of m2 v2 square. तो यहाँ पर आप कहेंगे मोमेंटम कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या सेम रहा, क्या कांस्टेंट रहा? सेम कंजर्व्ड रहा वहां पर लीनियर मोमेंटम, और क्या चीज कंजर्व नहीं रही? काइनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे m1 u1 प्लस शाबाश m2 u2 शाबाश इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन कंजर्व्ड क्या नहीं रहा? यहां तो ये आपने देखा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहा, लेकिन अब क्या चीज कंजर्व्ड रही? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 of m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 of m2 u2 square is not equal to kinetic sum of kinetic या total kinetic energy after collision 1/2 of m1 v1 square plus 1/2 of m2 v2 square।
तो ये चीजें जो है, अगर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रही, तब कौन सा कोलिजन है? वो इलास्टिक कोलिजन। और अगर सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, तो कौन सा कोलिजन है? वो इन इलास्टिक कोलिजन है। अब इन इलास्टिक कोलिजन में भी एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अब वो क्या होता है? आमतौर पर इन इलास्टिक कोलिजन जब बनता है तो ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के दरमियान होता है। ये बड़ी ऑब्जेक्ट जो है उसमें होता है, ताकि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वहां पर हो जाए और टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व ना रहे। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना? तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एक्स्ट्रा। अगर आप देखें तो इसमें अगर आप मान लीजिए एक बुलेट आपने मान लीजिए फायर किया, ठीक है? और वो बुलेट जो है मान लीजिए एक लकड़ी के टुकड़े में आपने फायर किया, टारगेट आपका लकड़ी का टुकड़ा है। तो होगा क्या कि ये बुलेट इस लकड़ी के टुकड़े में बंद हो जाएगी और जैसे उसके साथ टकराएगी ये थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करेगी, ठीक है ना? उसको हिलाएगी अपनी जगह से। मगर यहां जो कोलिजन हो गया बिटवीन द बुलेट एंड दिस ब्लॉक ऑफ वुड, इनके दरमियान जब ये कोलिजन हो गया, इस कोलिजन में बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक। ये बुलेट जो है बंद हो गई, एम्बेड हो गई किसमें? इस ब्लॉक में। और आप वहां पर देखेंगे बहुत सारी वहां पर एनर्जी जो है हीट में प्रोड्यूस होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। और वहां पर इस ब्लॉक में आपको लिखेगा कि जहां पर बुलेट इसको एंटर हुई है वहां पर ये लकड़ी जो है जल भी गई है। सो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन? नहीं, बल्कि यहाँ पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। वो तो हीट, साउंड उसमें कन्वर्ट हो गई है। यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व्ड रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी अब वो बिल्कुल भी हम नहीं पाते हैं, जीरो काइनेटिक एनर्जी पाते हैं आफ्टर द कोलिजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो सारी एनर्जी हम पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वगैरह। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन कंजर्व्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मगर इस वाले कोलिजन में हमने क्या देखा? बिफोर कोलिजन कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन हमने सारी एनर्जी जो देखी, काइनेटिक एनर्जी जो देखी, वो कन्वर्ट हो गई थी किसमें? ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हुई थी साउंड में, ये कन्वर्ट हुई थी हीट में, लाइट में। तो ये तो बिल्कुल ही टोटल, कहाँ कहीं पर बाकी ही नहीं बची कोई काइनेटिक एनर्जी। ये कोलिजन जो है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है ना? तो आपका इस तरीके से कोलिजन्स क्या क्या हो सकते हैं? इलास्टिक कोलिजन जिसमें दोनों लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह सकते हैं। आपका इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है तो दो बॉडीज के दरमियान, तो जिसका मतलब यह है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहां पर कंजर्व नहीं रहती, तो उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। फिर इसमें हम इस इलास्टिक कोलिजन में कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है उसकी बात करते हैं, हालांकि देखने में वो बहुत कम मिलता है। उसमें क्या होगा? एग्जैक्टली बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन kinetic energy will remain conserved and there will be no dissipation of energy at all। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि वहां पर बिल्कुल ही कोई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगी बिफोर कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन हम उसको लाइट, हीट के फॉर्म में पाएंगे, ठीक है? तो ये इलास्टिक कोलिजन एंड, और यहाँ पर हमें अब इन इलास्टिक कोलिजन को नहीं पढ़ना है आगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं दोनों केसेस में क्या कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम दोनों केसेस में कंजर्व रहता है, वेदर इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, वेदर इट इज एन इन इलास्टिक कोलिजन। तो दोनों केसेस में लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व्ड। लेकिन एक केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, लेकिन दूसरे केस में इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है बेटा? अब दूसरी बात आती है,
वो ये कि हमें इन इलास्टिक कोलिजन तो यहाँ पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, आपके एंट्रेंस के सिलेबस में भी नहीं है। यहाँ पर हमें काम लेना है इलास्टिक कोलिजन से, लेकिन उस इलास्टिक कोलिजन के हमें कुछ और टाइप्स मिलेंगे, जैसे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, टू डायमेंशनल, यानी अगर कोलिजन वन डायमेंशनल हुआ और वहाँ यहाँ से इलास्टिक भी हो गया, ठीक है ना। और दूसरी बात ये हो सकती है कि कोलिजन इलास्टिक तो है लेकिन टू डायमेंशनल कोलिजन है। तो ये टाइप्स बनेंगे, ये अगले वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे।